हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है, अभी T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है और दिवाली भी आने वाला है, उसके बावजूद भी आप लोग पढ़ रहे हो, तो उसके लिए एक सैल्यूट तो आप लोगों के लिए बनता है। ठीक है, तो जैसा कि अभी हम लोगों फंक्शन का MCQ सीरीज चला रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डोमेन का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने रेंज का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, अब ये थर्ड वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर जेई में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कोई एक फंक्शन है, ठीक है, एफ, उसके बाद जी भी कोई एक फंक्शन है। फाइंड द डोमेन ऑफ एफ प्लस जी। ठीक है, तो एफ प्लस जी का जो डोमेन होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट फंक्शन है ना, फर्स्ट फंक्शन को आप ध्यान से देखो। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हाफ माइनस टेन ऑफ पाई बाई टू एक्स। ठीक है, फर्स्ट जो फंक्शन है वो ये है। ठीक है, अब फर्स्ट फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट फंक्शन में हमको कुछ करना ही नहीं है। क्यों कुछ करना नहीं है? क्योंकि फर्स्ट फंक्शन में ऑलरेडी डोमेन गिवन है। क्या इस बात को आप पकड़ पाए? क्या इस बात को आप पकड़ पाए? फर्स्ट फंक्शन में हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट फंक्शन में आप देखो, जो एक्स का रीजन है ना, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, और x का मतलब क्या होता है? उस फंक्शन का डोमेन। तो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है हाफ माइनस टेन ऑफ पाई बाई टू एक्स, ये फंक्शन सिर्फ इस रीजन में ही क्या होगा? डिफाइंड होगा। समझ में आया? तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमको फ्री में ही क्या मिल गया? डोमेन मिल गया। तो यहां से मैं डोमेन को क्या लिख सकता हूं? -1, सॉरी, यहां पे आपका क्या इंटरवल होगा? ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने क्या, सिर्फ ऑब्जर्व किया, अच्छे से देखा, फिर डोमेन क्वेश्चन में गिवन था। तो ऐसा हो सकता है, तो क्वेश्चन को अच्छे से आपको देखना होगा। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ होता है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड फंक्शन पे। अब सेकंड फंक्शन को अगर आप देखोगे, सेकंड फंक्शन को देखोगे, ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। क्या यहाँ पे भी एक्स का वैल्यू गिवन है? नहीं। ठीक है, तब तो वो क्वेश्चन ही नहीं बनता ना। तो चलो, तो ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, और स्क्वायर रूट फंक्शन में हमें क्या पता होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर में जो भी टर्म होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, दिस टर्म मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है। क्वेश्चन भी हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, तो अभी इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए 3 + 4x - 4x स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना ही पड़ेगा। ठीक है, होना ही पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्यों? 4x स्क्वायर - 4x - 3, देन या माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को क्या हम फैक्टराइज कर सकते हैं? एक बार देख लेते हैं। 4 2 3 12। ठीक है, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 12 को 2 6, या 12 को हम 2 6 ऐसे लिख सकते हैं। तो 4x स्क्वायर - 6x प्लस 2x - 3 लेस देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आता है। तो 2x को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 2x - 3, देन यहाँ पे 1 2x - 3, फाइनली 2x - 3 2x + 1। ठीक है, तो यहाँ इसको सॉल्व करते करते हमको 2 फैक्टर मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका काम क्या है? आपको सिर्फ वेवी कर्व मेथड लगाना है। ठीक है, उस रीजन तक पहुंचने के लिए यहाँ पे हमको 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, और दोनों में ही हमको क्लोज सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी है, बहुत बार बता चुका हूँ मैं ये सब। ठीक है, अभी आप देखो, जब पहला क्रिटिकल पॉइंट होगा वो क्या है? -½ और ये दूसरा क्रिटिकल पॉइंट होगा 3/2। ठीक है, यहाँ तक। अभी देखो, अब 3/2 इस साइड में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? कोई भी एक बड़ा सा नंबर आप डाल के देख लो। यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको अल्टीमेटली
जो रीजन मिल रहा है वो रीजन क्या है, x बिलोंग्स टू -1/2 कॉमा 3/2, तो ये रीजन हमको मिल रहा है। ठीक है, अब देखो, अब सेकेंड फंक्शन से हमको ये वाला रीजन मिल रहा है। ठीक है, सेकेंड फंक्शन से हमको ये वाला रीजन मिल रहा है -1/2 और 3/2 के बीच का रीजन। और जो फर्स्ट फंक्शन था, फर्स्ट फंक्शन से हमको क्या मिल रहा है, फर्स्ट फंक्शन से हमको -1, ठीक है, हमको -1 और 1 के बीच का एक रीजन मिल रहा है। अब देखो -1 और 1, मैं इसी पे अगर प्लॉट करके दिखाऊंगा, एक तो ये वाला रीजन हमको यहाँ से मिल रहा है सेकेंड फंक्शन से, और 1 कहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा। ठीक है, और -1 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, -1 यहाँ कहीं होगा। तो फर्स्ट रीजन हमको ये, सेकेंड फंक्शन हमको ये बोल रहा है, और जो आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, फर्स्ट फंक्शन हमको ये बोल रहा है। तो इंटरसेक्शन रीजन क्या है, तो इंटरसेक्शन रीजन आपका यही है। ठीक है, इंटरसेक्शन रीजन आपका यही है, और 1 पे ओपन सर्कल है। तो इसका मतलब जो f प्लस, जो आपका f प्लस जी, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, वो -1/2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, -1/2 से स्टार्ट होगा, -1/2 पे आपका क्लोज ब्रैकेट होगा, क्योंकि ये पॉइंट इंक्लूड है यहाँ पे, कॉमा 1। समझ में आया, समझ में आया क्वेश्चन। हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियो में भी देखा था, जो एमसीक्यू का फर्स्ट वीडियो था, उस वीडियो में मैंने बताया था, एक से अगर ज़्यादा फंक्शन आपको मिलेगा और आपको डोमेन निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना था, आपको इंटरसेक्शन लेना था। ठीक है, इंडिविजुअली आप पहले डोमेन निकालो, उसके बाद आप इंटरसेक्शन लो, उसके बाद आपको जो फाइनल सॉल्यूशन है, फाइनल आपका डोमेन है, वो आपको मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निकालने के लिए बोला है इस क्वेश्चन में, द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, कुछ दिया है यहाँ पे, इस डोमेन निकालना है हमें इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी लॉग फंक्शन में आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए, और जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी है। ठीक है, किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए जो जो चीजें आपको, जो जो कंडीशंस आपको पता होना चाहिए, वो सब मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब पहला कंडीशन क्या है, लेट्स से log ऑफ x टू दी बेस a इज इक्वल्स टू y। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, ये लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल्स टू a टू दी पावर y। ठीक है, एक तो ये बात आपको पता होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या है, सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लॉग का जो नंबर है, ठीक है, लॉग का जो नंबर है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर ये सब आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एकदम इजी सवाल है। ठीक है, एकदम इजी सवाल है, लेकिन आपको कंडीशन पता होना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अभी आप देखो, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ बेस 2 लॉग बेस 3 लॉग ऑफ एक्स बेस 4। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को आप ऐसे लिखो कि log ऑफ समथिंग, इसको आप एक काम करो, इसको आप z मान लो। ठीक है, ये जो डब्बा के अंदर में मैंने कुछ लिखा है, इसको आप z मान लो। तो log ऑफ 2, इसको आप z मान लो। ठीक है, अब देखो, अब log ऑफ z टू दी बेस 2, ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन होना है। ठीक है, इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए, इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए जो आपका नंबर है, नंबर मस्ट ग्रेटर देन 0, नंबर को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, अगर नंबर 0 से बड़ा नहीं होगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इतनी बातें समझ में आया। ठीक है, तो z क्या है, z क्या है, log ऑफ 3 log ऑफ x टू दी बेस 4। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको z माना था, अभी इसको लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे एक और चीज, मैंने एक और चीज भी बताया था, यहां पे देखो इनइक्वालिटी आ रहा है। ठीक है, इनइक्वालिटी आ रहा है, इनइक्वालिटी जब आएगा, ठीक है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म को अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आपको बेस को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, और बेस 0 से 1 से छोटा है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, बेस अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी चेंज होता है। ठीक है, उस टाइप का एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, अभी आप यहां पे देखो, अभी फिर से इसको कुछ मान लो। ठीक है, अभी फिर से इसको कुछ मान लो आप,
नहीं भी मान सकते हो, हम डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा, जैसे यहाँ पे आप लोग देखो log ऑफ x टू दी बेस a इज इक्वल्स टू y, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x इक्वल्स टू a टू दी पावर y, ठीक है, x इक्वल्स टू a टू दी पावर y ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसको भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, log ऑफ x टू दी बेस 4 इज ग्रेटर देन, ठीक है, 3 टू दी पावर 0, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 3 टू दी पावर 0 क्या होता है, वो 1 होता है, तो log ऑफ x टू दी बेस 4। यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक है। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गया है तो अभी आप देखो, तो इसको भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो कि x ग्रेटर देन 4 टू दी पावर 1, और इसका वैल्यू कितना होगा, x ग्रेटर देन 4 टू दी पावर 1 4 होता है। तो यहाँ से मुझे फाइनली वो रीजन मिल गया है, ठीक है। तो ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, ये फंक्शन डिफाइन तब होगा जब x का वैल्यू 4 से बड़ा होगा, ठीक है, 4 से बड़ा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो ही चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ठीक है, और वो बेस वाला इनइक्वालिटी वाला कंडीशन, ठीक है। अब जैसे ही फंक्शन खत्म होगा, फंक्शन खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को लॉगरिथम का एक लॉगरिथम के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह पे यूज होता है। इनफैक्ट आपने देखा होगा केमिस्ट्री केमिकल काइनेमेटिक्स में भी लॉग यूज होता है, और फिजिक्स में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो जैसे ही फंक्शन खत्म होगा उसके बाद मैं लॉग के ऊपर भी एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो अभी थर्ड क्वेश्चन को देखो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, फिर से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, फिर से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, और ऐसे ही चलते जाएगा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, हमें पता नहीं है लिमिट इसका। और कुछ ऑप्शन दिया हमें निकालना कि इस फंक्शन का रेंज निकालना है, ठीक है, हमें इस फंक्शन का रेंज निकालना है। स्क्वायर रूट फंक्शन भी है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी है, ठीक है, स्क्वायर रूट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक बार फंक्शन को अच्छे से देख लो, ठीक है। अगर ये पिक्चर क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, 1 माइनस कॉस एक्स, फिर से देखो 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं, लेट्स से अंडर रूट ऑफ लेट्स से y या t ले लेते हैं, अंडर रूट ऑफ t, ठीक है, फिर से अंडर रूट ऑफ t, फिर से अंडर रूट ऑफ t, ठीक है, ऐसे चल रहा है ये। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे देखो t टू दी पावर, देखो ध्यान से देखो, t के ऊपर t का एक्सपोनेंट कितना है, t का एक्सपोनेंट कितना है, t का एक्सपोनेंट स्क्वायर रूट है, तो t का एक्सपोनेंट कितना होगा, हाफ होगा, ठीक है। अब ये जो t है ना, ये जो सेकेंड वाला t है ना, इस t का एक्सपोनेंट क्या है, इस t का एक्सपोनेंट क्या होगा, इस t के ऊपर एक स्क्वायर रूट है, फिर इस स्क्वायर रूट के ऊपर भी तो एक स्क्वायर रूट है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं कि स्क्वायर रूट ऑफ t, स्क्वायर रूट ऑफ t, ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे ही लिखोगे ना, t टू द पावर 1/2, ठीक है, t टू द पावर 1/2, फिर से 1/2 ऐसे लिख सकते हो। तो इसको अगर आप अच्छे से लिखोगे तो मल्टीप्लाई होता है एक्सपोनेंट, तो 1/4 ये मिलेगा, ठीक है। इसको अगर आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको अगर आपने समझ लिया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको अप्लाई करने की कोशिश करो, तो ये क्या बन जाएगा 1/4, ये 1/4 होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये होगा 1/8। इसको भी आप चेक करके देख सक लो, अगर यकीन नहीं है मेरे ऊपर, खुद के ऊपर तो यकीन होगा ना, ठीक है, खुद को तो मल्टीप्लिकेशन करना आता है ना सबको, तो एक बार खुद से सॉल्व करके देख लो, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, फाइनली आपको क्या मिलेगा, t टू दी पावर 1/8, ठीक है। इतनी बातें समझ में आया। अगर ये पिक्चर क्लियर हो गया है, ठीक है, अगर ये पिक्चर क्लियर हो गया है तो इस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले इसको आप समझना होगा, ठीक है, इस पिक्चर को क्लियर होना होगा, ठीक है। चलो अगर ये क्लियर हो गया है तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो f ऑफ x, तो f ऑफ x इक्वल्स टू, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ठीक है, बहुत लंबा फंक्शन है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस एक्स होल टू द पावर 1/2, ठीक है, इतनी बातें। फिर यहाँ पे देखो
मल्टीप्लीकेशन में 1 माइनस कॉस 1/4, फिर 1 माइनस कॉस 1/8 और ऐसे चलते रहेंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, वो हमें नहीं पता है। अब देखो बेस सबका सेम है, अगर बेस सबका सेम होगा तो आप पावर को ऐड कर सकते हो। तो 1/2 प्लस 1/4 1/8 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया है। ठीक है, अभी एक और स्टेप है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्लास 10 में आप लोग को शायद एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिला होगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे, अभी देखो इस क्वेश्चन में आपको उस चैप्टर का एक कंसेप्ट यूज करना होगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो 1/2 1/4 1/8 ये कौन सा सीरीज है, ये कौन सा सीरीज है, ये एपी है या जीपी है, ये एपी सीरीज है या जीपी सीरीज है, ये अगर आपने पता लगा लिया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये अगर आपने पता लगा लिया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लास 11 में भी आपको मिलेगा सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी जीपी एचपी। ठीक है, लेकिन वो अलजेब्रा पोर्शन में अभी देर है। ठीक है, तो मुझे पहले ही आपको बताना, मैं अभी स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा अलजेब्रा। ठीक है, पहले तो हम अभी फंक्शन देखेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव वगैरह इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले हम कैलकुलेश को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम अलजेब्रा सीरीज को पकड़ेंगे। तो एनीवेज, तो ये कौन सा सीरीज है, तो ये कौन सा सीरीज है, ये है आपका ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, ये है आपका जीपी। देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ बताता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिन स्टूडेंट को पता नहीं है जीपी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, देखो तो ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। ठीक है, ये क्या है, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, जीपी है। अब इसको जीपी क्यों बोला जाता है, और जीपी होने के लिए मेन कंडीशन क्या है, जीपी होने के लिए देखो बच्चों, यहाँ पे जो फर्स्ट हम लोगों ने लिखा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये होता है फर्स्ट टर्म। एपी में भी फर्स्ट टर्म होता है, सबको पता है, और एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, लेकिन जीपी में आपको मिलेगा कॉमन रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन रेशियो हम कैसे निकालते हैं, ये अगर फर्स्ट टर्म होगा तो ये आपका क्या है, सेकेंड टर्म, ये आपका क्या है, थर्ड टर्म। ठीक है, अब जीपी होने के लिए जो कंडीशन है ना, वो कंडीशन क्या है कि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है, शुड बी इक्वल्स टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग जीपी बोल सकते हैं। तो चेक करके देख लेते हैं, सेकेंड टर्म क्या है, ए आर, और यहाँ पे आपका ए, थर्ड टर्म में देखो ए आर स्क्वायर और यहाँ पे ए आर, तो ए कैंसिल, यहाँ से आपको आर मिलेगा और यहाँ से भी आपको आर मिलेगा। ठीक है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये कौन सा सीरीज है, ये जीपी सीरीज है। ठीक है, तो ये जीपी सीरीज है कि नहीं वो चेक करने के लिए आप इस कंडीशन को यूज कर सकते हो। ठीक है, इस कंडीशन को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया, ठीक है, ये जीपी है वो भी हमको पता चल गया। अब नेक्स्ट आता है कि जो आपका कॉमन रेशियो है वो क्या होगा। ठीक है, जैसे एपी में हमको मिलता है कॉमन डिफरेंस, तो यहां पे हमको मिलता है कॉमन रेशियो। ठीक है, अब एक कॉमन रेशियो क्या है, अब देखो कॉमन रेशियो को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो सेकंड टर्म है ना, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी यहां पे किया है। ठीक है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी यहां पे किया है। तो कॉमन रेशियो क्या है इस सीरीज के लिए, तो इस सीरीज के लिए कॉमन रेशियो है आपका आर। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म में ए आर मल्टीप्लाई हुआ तो सेकेंड टर्म मिल गया, इस टर्म में मैंने फिर से आर को मल्टीप्लाई किया तो थर्ड टर्म मिल गया, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1/2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से आपको 1/4 मिलेगा, तो जाहिर सी बात है हाफ के साथ आप हाफ को ही मल्टीप्लाई करोगे ना, तब आपको 1/4 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो सीरीज हमको मिला है, इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1/2, और जो कॉमन रेशियो है वो क्या है इस सीरीज का, वो है आपका 1/2। ठीक है, इतनी बातें, चलो तो इतनी बातें अगर क्लियर हो गया तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट भी है, जैसे सम निकाला था हम लोगों ने जीपी की एपी की केस में। ठीक है, एपी की केस में हम लोगों ने सम निकाला था। अब मान लो ये कोई इनफाइनाइट जीपी सीरीज है। ठीक है, इस इनफाइनाइट जीपी सीरीज का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, जैसे एपी में हमको फॉर्मूला मिला था, तो उस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, एस एन इज इक्वल्स टू ए इंटू
ए इंटू आर टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, सम ऑफ जीपी सीरीज। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे, ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म, आर क्या है कॉमन रेशियो, ठीक है, आर आपका कॉमन रेशियो है, देन एन क्या है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, यहाँ पे मान लो अभी 4 टर्म है तो एन का वैल्यू क्या होगा 4 होगा, लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो एन क्या होगा, एन भी इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और चीज़, ऐसा शायद आपको 2 फॉर्मूला मिलता है, एक ये वाला और ये वाला, ए इंटू वन माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन वन माइनस आर। अब इन दोनों फॉर्मूला को कब यूज़ करना है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर आपका कॉमन रेशियो, ठीक है, अगर आपका कॉमन रेशियो क्या मिला था, यहाँ पे हाफ मिला था, अगर आपका कॉमन रेशियो 1 से ज़्यादा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और अगर आपका कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, ये जब मैं पढ़ाऊंगा सीक्वेंस एंड सीरीज जीपी तब मैं और भी अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल इसको इस क्वेश्चन में यूज़ करना है तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास 10 में किसी बच्चे को मिला भी होगा, किसी बच्चे ने नहीं पढ़ाई नहीं किया भी होगा। ठीक है, इस बार तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था आप लोगों का। ठीक है, तो इसीलिए मैं कुछ डिटेल में बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अभी देखो आप, चलो अभी मान लो इफ़ n इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, n इक्वल्स टू इन्फिनिटी का मतलब क्या, यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म है। ठीक है, यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म है। अगर n इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है तो ये जो फॉर्मूला होगा ना, वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा पता है, वो फॉर्मूला a अपॉन वन माइनस आर होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन वन माइनस आर। ऐसा क्यों हुआ देखो, अब आपको ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब कॉमन रेशियो 1 से छोटा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ एक आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो हाफ को अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अब मुझे आप ये बताओ 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है। ऑब्वियसली 1/4 इज ग्रेटर देन 1/4। ठीक है, अब इसको अगर आपने फिर से स्क्वायर कर दिया, ठीक है, जैसे 1/हाफ को मैंने क्या किया, हाफ को मैंने स्क्वायर किया। ठीक है, हाफ को मैंने क्या किया, स्क्वायर किया। हाफ को मैंने स्क्वायर किया तो ये 1/2 से छोटा बन गया। ठीक है, इसको अगर आप फिर से स्क्वायर करोगे तो ये और छोटा होगा। बात समझ पा रहे हो, 1/2 का वैल्यू होता है 0.5। ठीक है, अगर 1/2 को आपने स्क्वायर किया तो वो क्या बन जाएगा 0.25, वो तो छोटा हो गया ना। फिर आपने स्क्वायर किया, वो 0.25 से भी छोटा होगा। तो ऐसे आप कितना बार स्क्वायर करो, इनफाइनाइट टाइम, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, आपको कोई एक बहुत ही छोटा सा वैल्यू मिलेगा जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो टर्म था ना, वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, वो टर्म एलिमिनेट हो गया, वो मैं आपको बताऊंगा जब सीक्वेंस एंड सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो 1/2 ये हो गया जीपी सीरीज। ठीक है, इस सीरीज में हमको कौन सा निकालना है, तो एस इन्फिनिटी लिख देता हूं मैं। एस इन्फिनिटी क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपका हाफ है। ठीक है, 1 माइनस कॉमन रेशियो भी आपका हाफ है, तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ से हाफ, यहाँ से भी आपको हाफ मिल रहा है, तो अल्टीमेटली 1 मिल रहा है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुआ। तो ये जो सीरीज था ना जीपी सीरीज, इस जीपी सीरीज का सम हमको क्या मिला है, इस जीपी सीरीज का सम हमको मिला है हाफ, तो 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमको क्या मिला है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स। इतना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन इतना सिंपल था, मतलब इतना सिंपल फंक्शन आएगा ये आपने भी नहीं सोचा था। ठीक है, तो इसीलिए एक क्वेश्चन में मल्टीपल कंसेप्ट मिक्स किया जाता है जेई के। ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन के चक्रव्यूह में फंस जाओ। ठीक है, चलो तो अभी हमको क्या निकालना है, तो हमें इस क्वेश्चन में रेंज निकालना है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस एक्स का रेंज निकालना तो बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉस एक्स का रेंज हमें ऑलरेडी पता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मैंने ग्राफिकली भी बहुत अच्छे से जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को, उसको देख लेना। अगर कॉस एक्स का रेंज डोमेन ये सब पता नहीं है तो, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, तो ये पता है सबको, वो इतना होता है सबको पता है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या, हमको निकालना है 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमको चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो इस एक्सप्रेशन का जो मिनिमम वैल्यू होगा, वो मिनिमम वैल्यू हमको कब मिलेगा, 1 माइनस 1 0। ठीक है, 1 डालोगे, इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू डालोगे तभी आपको मिनिमम मिलेगा ना। तो मिनिमम वैल्यू आपको मिल गया है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1। ठीक है, माइनस ऑफ -1 तब आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक है, तो
ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमको क्या मिला है, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमको 0,2 मिला है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन 0,2। तो cos x का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, -1 और +1, और हमें निकालना है इस एक्सप्रेशन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो आपको कब मिलेगा, जब आप cos x का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे डालोगे। ठीक है, तो 1 - 1 आपको 0 मिलेगा अल्टीमेटली। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू डालोगे cos x का। तो -1 अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो 1 माइनस ऑफ 1 आपको फाइनली 2 मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, रेंज बिलोंग्स टू 0,2। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, दो चीजें आपको पता होना था। ठीक है, एक तो ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये पिक्चर दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप इस पिक्चर से बाहर निकलोगे, ठीक है, आपको एक सीरीज मिलेगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इस सीरीज को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमको एकदम सिंपल सा एक फंक्शन मिला। ठीक है, और फिर cos x का हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने रेंज निकाल लिया। अब ऑप्शन देखो, कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन डी भी गलत। ऐसा तो नहीं हो सकता है भाई मैंने ऑप्शन में कुछ गलती तो नहीं किया है। क्वेश्चन, हाँ, यहाँ पे गलती हुआ था, ये सी ऑप्शन को गलती से मैंने सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन लिख दिया था। ठीक है, 0। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलो, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो या तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अभी हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। ठीक है, और आया भी है इस टाइप का क्वेश्चन पहले। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ना तो रेंज निकालने के लिए बोला है, ना तो डोमेन निकालने के लिए बोला है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई द रिलेशन, ठीक है, यहाँ पे कोई एक रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, कुछ ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका हो सकता है। ठीक है, एक तो डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, वो एक तरीका है। इनडायरेक्टली आप क्या कर सकते हो कि ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ये एक एडवांटेज भी होता है जब ऑप्शन गिवन होता है क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन आप देखो वो एक लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, मान लो एग्जाम में आपको टाइम मिल रहा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप वो काम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इन जनरल हमको उस वे में नहीं चलना है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर भी मैं सेकेंड ऑप्शन भी आप लोग को पता हो इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे x में आप पहला ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, अगर राइट हैंड साइड आपको मिल रहा है तो ऑप्शन है आपका आंसर होगा। सिमिलरली आप तीनों ऑप्शन के लिए क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम अभी डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एकदम सीधा चलेंगे। चलो, तो 2 into f of x प्लस f of 1 minus x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आप एक इक्वेशन भी मान सकते हो। ठीक है, ये एक इक्वेशन गिवन है। अभी हमको f of x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से इस इक्वेशन को देखोगे, ठीक है, मैं एकदम इजी वे में आप लोगों को बताऊंगा। लेट्स से ये जो f of x है ना, ठीक है, मैं एक डब्बा बना देता हूँ। ये जो f of x और ये f of 1 minus x, ठीक है, इसको आप x मान लो या तो इसको आप a मान लो और इसको आप b मान सकते हो। ठीक है, 2a प्लस b इज इक्वल्स टू समथिंग। ठीक है, सम के या एक्स स्क्वायर भी आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे, इस इक्वेशन में कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। ठीक है, और किसी भी 2 वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन गिवन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और इक्वेशन हमें चाहिए। अब वो इक्वेशन क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, तो उस इक्वेशन को हमें खुद से क्रिएट करना होगा, और ऐसा किया जा सकता है।
ठीक है, उस इक्वेशन को हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं और ऐसा किया जा सकता है। वो कैसे होगा, चलो देखते हैं। लेट्स से x रिप्लेस बाय 1 माइनस एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, ये जो x है ना, x को मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा। ठीक है, किससे रिप्लेस करूंगा, 1 माइनस एक्स से। अगर x को मैं 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ तो उसका फायदा क्या होगा वो आप देखो। अगर मैं x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पे देखो 2 इंटू एफ ऑफ एक्स की प्लेस में मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे एफ ऑफ 1 माइनस, ठीक है, x को मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, सेकेंड ब्रैकेट दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो x है ना, ये x क्या बन जाएगा अभी, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें समझ में, मैंने रिप्लेस किया। आप देखो इसको अगर मैं अच्छे से लिखता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, 2 इंटू 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ, यहाँ पे 1 कैंसिल आउट होगा तो फाइनली आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो। ठीक है, अब इन दोनों ही इक्वेशन को आप ध्यान से देखो। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे ये टर्म क्या बन रहा है, ये आपका b, ये टर्म क्या बन रहा है, ये आपका a। तो बन गया ना, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन हमको मिल गया ना। यहाँ से पहले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन गिवन था, लेकिन हम लोगों ने x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करके हम लोगों ने और एक इक्वेशन क्रिएट किया ताकि हम क्वेश्चन तक, आंसर तक पहुंच सके। ठीक है, अभी आप देखो इन दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो प्रोसेस हम लोगों ने क्लास 9-10 में ही सीखा है। ठीक है, अभी हम लोग का काम क्या है, आप एलिमिनेट करो। ठीक है, 3 मेथड हमको मिला था, एक एलिमिनेशन मेथड होता है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। ठीक है, और एक क्या मेथड था मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे 3 मेथड मिलता था हमको इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अभी आपको क्लास 12 में और एक मेथड मिलेगा, मैट्रिक्स मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो सब हम नहीं देखेंगे अभी हम लोग का मेन फंडा है ए और बी, उन दोनों को सॉल्यूशन हमें चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी देखो उसके लिए हम क्या करेंगे। देखो ये जो इक्वेशन है ना, गौर से देखो इस इक्वेशन को, 2b और यहाँ पे a इक्वल्स टू सम, यहाँ पे इसको k1 लेता हूँ, यहाँ पे k2 लेता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ पे 2a प्लस b है और यहाँ पे 2b प्लस a है। ठीक है, तो अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो इसको मॉडिफाई करना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, जो इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ से, तो मुझे क्या मिल रहा है, 4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 2k1, ये मिल रहा है। ठीक है, ये फाइनली मुझे इक्वेशन मिला। और इक्वेशन 2 से मुझे क्या मिल रहा है, इक्वेशन 2 से मुझे 2b प्लस a इज इक्वल्स टू k2। ठीक है, देख लो। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन, ये जो इक्वेशन मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, इस इक्वेशन से मैं इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तब मुझे क्या मिलेगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो गया, फाइनली नीचे मुझे मिलेगा 3a इज इक्वल्स टू 2k1 माइनस k2। अब हम लोग का काम क्या है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट ही करना है। अब देखो 3a इज इक्वल्स टू 2k1 माइनस k2। अब k1 क्या था, एक्चुअली में एक्स स्क्वायर है, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग अभी, तो एक्स स्क्वायर माइनस k2 क्या था, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ पे a क्या था, एक्चुअली में a था आपका f ऑफ x। ठीक है, तो 3 इंटू एफ ऑफ एक्स, 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये मुझे मिला है माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मुझे मिल रहा है 3 ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो फाइनली एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन 3। समझ में आया? तो कौन सा सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। तो इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो क्वेश्चन को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करो क्वेश्चन को, ठीक, बहुत ही आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट 5th क्वेश्चन को देखते हैं। f denoted by f of x equals to greatest integer of 1 upon cos of fractional part x। तो इस फंक्शन में ये जो फंक्शन f ऑफ x है ना, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक्चुअली दो नहीं 3 फंक्शन है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी है, साथ में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी है, और अच्छे से देखोगे रेशनल फंक्शन भी 1 अपॉन समथिंग है ना। ठीक है,
और यहाँ पे कुछ लिखा है कि बॉक्स का मतलब है GIF माने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अभी हमको रेंज निकालना है, कुछ ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमको कहाँ से शुरू करना होगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आपको पहले तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है वो पता होना चाहिए। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का हम लोगों ने ग्राफ वगैरह ये सब बहुत अच्छे से देखा था, ड्रॉ भी किया था। ठीक है, और किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उस वीडियो को देख लेना, तभी इस क्वेश्चन को समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा पॉइंट था, ये आपका 1 है, ये आपका 0 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आप x का वैल्यू कोई भी ले सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में, लेकिन आपको जो रेंज मिलेगा ना वो हमेशा 0 और 1 के बीच में मिलेगा। तो इसका मतलब क्या मैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का रेंज को ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये सबको पता है। ठीक है, जिन जिन स्टूडेंट ने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है वो पढ़ा है या देखा है, उन सभी स्टूडेंट को पता है। जिन्होंने नहीं देखा है उसके बारे में क्या ही बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलो, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का रेंज हमें मिल गया है। सेकेंड, यहाँ पे अगर आप गौर करोगे इस फंक्शन में कॉस भी है इसके साथ। ठीक है, इसके साथ क्या है, कॉस भी है। अब कॉस फंक्शन का अगर आप ग्राफ देखोगे तो कॉस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है, जैसे 0 पे आपको 1 मिलेगा और π/2 पे आपको 0 मिल रहा है। मतलब 0 और π/2 तक ये जो फंक्शन है ना वो लगातार डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, 0 और π/2 तक ये जो फंक्शन है ना ये लगातार क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या मैं कॉस को, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, एक्स का वैल्यू जैसे ही बढ़ेगा ये डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, तो क्या इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ आपको दिखाता हूँ, 1 लेस देन 2। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इस इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 और -2 मिलेगा। अब मुझे बताओ -1 बड़ा है या -2 बड़ा है, ऑब्वियसली -1 बड़ा, तो इनइक्वालिटी चेंज हो गया ना। ठीक है, सेम ही यहाँ पे कुछ होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 0 और 1 कहाँ पे होगा, 0 और 0 से तो बड़ा ही होगा ना, लेट्स से एकदम 0 के नज़दीक। ठीक है, चलो, तो अभी आप यहाँ पे अगर मैं कॉस लिखूंगा, कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, तो वो क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ये किससे छोटा होगा, कॉस 0। ठीक है, किससे बड़ा होगा, कॉस 1 से बड़ा होगा। क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, एक्स का वैल्यू जैसे ही बढ़ेगा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो गया, यहाँ तक तो सही है। अभी फिर से देखो, ये डिनोमिनेटर में 1/cos ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है, तो अभी भी कहानी खत्म नहीं हुआ है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो इसको आप 1/cos ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे लेट्स से 1 इज लेस देन 2। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को अगर आप 1/1, ठीक है, 1/1 और 1/2, ठीक है, आपने उल्टा कर दिया तो ये भी चेंज हो जाएगा ना, ये उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन कुछ ऐसा होगा। तो अब देखो जैसे ही आपने उल्टा किया तो cos 0 और किससे छोटा हो गया, cos 1। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुआ। अब आते हैं यहाँ पे सबसे क्रूशियल पॉइंट, आप ध्यान से सुनना, ये एकदम बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे अगर गलती हो गया तो क्वेश्चन खत्म। तो cos 0 सबको पता है, cos 0 का मतलब होता है 1, वैल्यू 1 मिलेगा आपको। अब यहाँ पे देखो, ये तो लिखूंगा नहीं। अब cos 1 क्या है एक्चुअली में, ठीक है, cos 1 का तो वैल्यू किसी को पता नहीं है। अब लेट्स से cos 1 ये 1 है, ठीक है, अगर ये 0 होगा तो ये 1 होगा ना, क्योंकि π/2, पाई का मतलब होता है 3.14। ठीक है, 3.14 को अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली क्या मिलेगा, 1.5 अराउंड, 1.5 के अराउंड आपको कुछ वैल्यू मिलेगा। ठीक है, 1.56 ऐसा कुछ होगा। तो जाहिर सी बात है ना कि 1 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, तो 1 के लिए जो हमको वैल्यू मिलेगा, तो 1 के लिए जो हमको वैल्यू मिलेगा, 1 के लिए जो वैल्यू हमको मिलेगा वो 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो cos 1 का जो हमको वैल्यू यहाँ से मिलेगा वो नो डाउट 1 से छोटा होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो, क्या ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? वो मैंने कैसे कंक्लूड किया cos 1 का वैल्यू 1 से छोटा होगा, मैंने ग्राफ को ऑब्जर्व करके। ऐसे ही ग्राफ आप लोगों को मैंने नहीं सिखाया था, किसी भी क्वेश्चन में यूज हो सकता है ग्राफ का कंसेप्ट। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ
अच्छे से नहीं दिखा है तो अभी भी टाइम है, ग्राफ को ध्यान लगा के देखो, ठीक है, नहीं तो बहुत गड़बड़ होगा। अब cos 1 का वैल्यू मुझे भी याद नहीं है कितना होता है, थोड़ी ना मैं याद रखूंगा, ठीक है, लेकिन ग्राफिकली मैं एटलीस्ट यह आइडिया तो ले सकता हूँ ना कि 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा। चलो, तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया है कि cos 1 लेस देन 1, ठीक है, लेट्स से cos 1 का वैल्यू अगर आप देखोगे तो 0.99 ऐसा कुछ आता है, ठीक है, cos 1 का वैल्यू 0.99 ऐसा कुछ आता है, आप लोग देख लेना, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे याद नहीं है। तो अभी देखो, ठीक है, चलो, तो यहाँ तक तो ठीक है, cos 1 तो 1 अपॉन कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है। अब एक्चुअल फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखना, जैसे ही मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा आंसर मिलने जा रहे हैं हमको, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ, हाँ, यहाँ पे कुछ गलती हुआ था, 1 अपॉन कॉस 1 लिखना था, ठीक है, इस 1, हाँ, यहाँ पे भी गलती हुआ था, 1 अपॉन कॉस 1 लिखना था, 1 अपॉन कॉस 0, तो ये तो वैसे ही 1 मिल ही रहा है, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा गलती हुआ था, आप लोग को समझाते समझाते खुद गलती कर बैठा, ठीक है। तो अभी देखो 1 अपॉन कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x, इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। अब cos 1 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 0.99, ठीक है। अगर 1 को आप 0.99 से डिवाइड करोगे तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा ना, ठीक है, 1 को अगर आप 0.99 से डिवाइड करोगे तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा ना, तो 1.1 समथिंग ऐसा कुछ मिलेगा। मतलब जो भी हो वो हमेशा किससे छोटा होगा, वो हमेशा किससे छोटा होगा, वो 2 से छोटा होगा, ठीक है, वो हमेशा 2 से छोटा होगा। लेकिन 1 से बड़ा नंबर आने वाला है, वो तो श्योर है, ठीक है, 1 से बड़ा नंबर आने वाला है, वो तो 100% श्योर है, ठीक है। तो जैसे ही ये जो वैल्यू है 1 अपॉन कॉस 1, ठीक है, ये जो वैल्यू है 1 अपॉन कॉस 1, उसका वैल्यू 2 से छोटा है, ठीक है, 2 से छोटा है, लेकिन 1 से बड़ा नंबर आएगा, आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है, वो तो श्योर है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे बॉक्स लगाऊंगा तो बॉक्स ऑफ, ठीक है, बॉक्स ऑफ 1.1 को ही मान लो, बॉक्स ऑफ 1.1 का वैल्यू क्या होता है, बॉक्स ऑफ 1.1 का वैल्यू क्या होता है, बॉक्स ऑफ 1.1 का वैल्यू 1 होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1। तो इसका मतलब जैसे ही आप बॉक्स लगाओगे यहाँ पे 1 अपॉन कॉस 1, ये तो वैसे ही आपको 1 ही मिल रहा है, तो इससे भी आपको क्या वैल्यू मिलेगा, इससे भी आपको क्या वैल्यू मिलेगा, आपको 1 मिलेगा, ठीक है, इससे भी आपको क्या वैल्यू मिलने जा रहा है, इससे भी आपको 1 मिलने जा रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो फंक्शन है ना, 1 अपॉन बॉक्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x, तो इस फंक्शन के लिए इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो क्या है, सिर्फ हमको 1 मिल रहा है, सिर्फ एक एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है, सिर्फ हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। समझ में आया? तो अभी ऑप्शन के देखो कौन सा ऑप्शन सही है, सेट ऑफ इंटीजर ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि इनइक्वालिटी देख के हमको समझ में आ गया है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में बोला है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी, ये तो ऐसे ही नहीं हो सकता है। तो जो लास्ट ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्या बात समझ में आया? क्या इस क्वेश्चन को समझ में आया? मल्टीपल कंसेप्ट हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करना पड़ा, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो नोट कर लो या तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम नेक्स्ट 6 क्वेश्चन को देखते हैं। तो 6 क्वेश्चन को देखो। 6 क्वेश्चन में क्या बोला है, द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ 1 अपॉन मॉड ऑफ साइन एक्स। बाप रे बाप, कितना फंक्शन है, 1 2 3 4 फंक्शन है, ठीक है। अब कुछ ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन तो देना ही होगा, नहीं तो कैसे हम वहाँ पे गोला बनाएंगे। तो अभी देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक कंडीशन पता होना चाहिए, जो कि मैंने बताया भी है बहुत बार, ठीक है। अब पहले तो ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। अब स्क्वायर रूट फंक्शन में जो अंदर का टर्म होता है ना, वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये न्यूमरेटर में ये वाला टर्म, ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वल लिख सकते हैं। चलो, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे यहाँ पे देखो बेस नहीं लिखा है ना लॉग में, ठीक है, बेस नहीं लिखा है ना। जैसे मान लो लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस ए, ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको पता है बेस क्या है, बेस ए है। अगर कोई फंक्शन में, लॉगरिथमिक फंक्शन में अगर बेस नहीं लिखा है तो वो बेस क्या होता है, 10 होता है, ठीक है, वो बेस 10 होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बेस होगा ना, अगर बेस ही नहीं होगा तो हम लॉगरिथमिक फंक्शन का उस नंबर का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली
लॉगरिथम मुझे पढ़ाना था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, सीक्वेंस में चलना होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही फंक्शन ख़त्म होगा मैं लॉगरिथम का सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप ये मान लो, कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन में अगर बेस गिवन नहीं है, ठीक है, और LOG लिखा है, तो उसका बेस क्या होगा, उसका बेस होगा 10, ठीक है। जैसे यहाँ पे LNX ये भी लॉग है, ठीक है, LNX ये भी लॉग है। अब LN लिखा होगा तो इसका बेस ई होगा, बच्चों को पता भी होगा, ठीक है, यूज़ किया होगा आप लोगों ने। चलो, ये जब हम लॉगरिथमिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लॉग सीरीज जब स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में छोटा सा यूज़ है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 10 है, तो 1/sin x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 to the power 0 which is greater than or equals to 1, ठीक है। आप देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं किया, क्योंकि बेस 1 से बड़ा था, और बेस 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो, अब ध्यान से देखो इस फंक्शन को, 1/sin x, इसको देखो, अब 1/mod(sin x), अब mod(sin x) से हमको नेगेटिव वैल्यू तो कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, mod(sin x) से हमको नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं मिलेगा, वो इशू ही नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, अब देखो ये इनइक्वालिटी डिफाइन कब होगा, इस इनइक्वालिटी को डिफाइन होने के लिए अब आपको ये पता है कि sin x ना, अब आपको देखो sin x का मैं ग्राफ ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। sin x का अगर आप ग्राफ देखोगे, ऐसा ग्राफ आपको मिलता है, ठीक है, sin x के लिए ऐसा ग्राफ आपको मिलता है, 0 पे 0 होता है, ठीक है, π/2 पे 1, और पाई पे आपको फिर से 0, 3π/2, और ये आपका 2π, ठीक है, या मैक्सिमम वैल्यू आपका 1, ठीक है यहाँ तक। चलो, अब sin x और यहाँ पे आपका -1, ठीक है। तो sin x का वैल्यू है ना, जो sin x का वैल्यू है ना, वो हमेशा -1 और 1 के बीच में रहता है, ठीक है। तो sin x का वैल्यू है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में रहता है। लेकिन जैसे यहाँ पे आप मॉड लगाओगे तो -12 मिलेगा नहीं आपको आउटपुट में, मिनिमम कितना मिल सकता है, मिनिमम आपको 0 मिल सकता है, तो 0 और 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। अब इसी को हम लोगों ने डिवाइड किया है, ठीक है। तो समझने की बात यहाँ पे ये है कि नीचे में क्या 0 आ सकता है, क्या sin x, ठीक है, mod(sin x) का वैल्यू आप 0 ले सकते हो, हाँ ले सकते थे, लेकिन क्या यहाँ पे आप 0 ले सकते हो, इसको अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन बन गया, ठीक है। क्या mod(sin x), ठीक है, mod(sin x) का वैल्यू या जो भी हो, sin x का वैल्यू क्या 0 हो सकता है, अगर sin x का वैल्यू 0 होगा तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। sin x का वैल्यू अगर 0 होगा तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। इस कंडीशन में अगर sin x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, अगर sin x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, अभी आपको ये पता होना चाहिए किन किन पॉइंट्स पे, ठीक है, किन किन पॉइंट्स पे sin x का वैल्यू 0 होता है। जैसे यहाँ पे देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और sin x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप किन किन पॉइंट्स पे sin x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, जैसे देखो 0 पे 0 मिल रहा है आपको, पाई पे 0 मिल रहा है, 2π पे 0 मिल रहा है, इस साइड में अगर देखोगे -π पे 0 मिल रहा है, तो क्या हमें यहाँ पे x शुड नॉट बी इक्वल्स टू n π वेयर n बिलोंग्स टू z ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ऐसे मैं लिख सकता हूँ n π, ठीक है, 0 होगा तो ये 0 होगा, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं इन वैल्यूज को इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ इस फंक्शन के लिए, ठीक है, इस फंक्शन के लिए, नहीं तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो अल्टीमेटली जो मुझे डोमेन चूज करना होगा, वो डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस n π को निकालना होगा, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, इतनी बातें समझ में आ गए तो ये तो गलत, हाँ ये सही है, हाँ ये दोनों ऑब्वियसली गलत होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, थोड़ा सा बहुत इजी क्वेश्चन भी नहीं बोलूँगा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी नहीं बोलूँगा, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है, वो आप लोगों को भी दिख रहा होगा। क्या बोला है कि द डोमेन ऑफ f ऑफ √1, ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है, 3 स्क्वायर रूट है, ऑप्शन गिवन है। तो चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन को। अब अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से ऑब्जर्व नहीं करोगे तो फंस जाओगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि एक से ज़्यादा स्क्वायर रूट है, ठीक है। इसी क्लास में जो सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन था, ऐसा ही कुछ एक क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पे इन्फिनिटी तक था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इस कहानी को ध्यान से देखो। अब लेट्स से स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन होने के लिए, स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर में जो भी टर्म है
उस टर्म को नॉन नेगेटिव होना पड़ता है, वो सभी को पता है। अब यहाँ पे आप देखो स्क्वायर रूट के अंदर में कौन कौन सा टर्म है। स्क्वायर रूट के अंदर में अगर मैं एकदम नीचे से बात करूँ तो ये टर्म, ठीक है, पहले इस टर्म के लिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स, ठीक है, अगर फंक्शन को डिफाइन होना है तो दे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये अगर आपने पकड़ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज करके आप लिख सकते हो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब वही भी कर्व मेथड आप लगाओ -1 +1, ठीक है। 1 से अगर बड़ा नंबर होगा तो ऑब्वियसली आपको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, आप लोग चेक कर सकते हो पॉइंट्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके। अभी आप देखो कौन सा रीजन आपको मिल रहा है यहाँ से, x बिलोंग्स टू -1, +1, ये वाला रीजन आपको मिल रहा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन कहानी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है। अब हमें एक बार चेक करके देखना होगा, हाँ मे बी ये आपका आंसर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक बार वेरीफाई कर लेना सही रहेगा, ठीक है। जल्दबाजी में गलती भी हो सकता है। अब ध्यान से देखो -1 और 1, ठीक है। इस फंक्शन को एक बार देख लेते हैं f(x). इस फंक्शन में अगर आप -1 सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, -1 के लिए आपको क्या मिल रहा है देखो तो 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस √(1 - 1 स्क्वायर, -1 स्क्वायर तो ये तो 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, ठीक है। 1 माइनस तो फिर 1 का स्क्वायर 1, तो आपको 0 मिल रहा है, ठीक है। -1 और 1 दोनों के लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दोनों के लिए आपको रियल वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। अब -1 और 1 के बीच में 0 भी आता है, ठीक है, एक बार 0 के लिए भी आप चेक कर लो, तो 0 डालोगे तो यहाँ पे 1 मिल रहा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो फिर 1 - 1 0 हो गया, तो अल्टीमेटली यहाँ से आपको 0 के लिए 1 मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो रीज़न है ना, इस रीज़न में आपको क्या मिलेगा, इस रीज़न के लिए ही ये जो फंक्शन है फंक्शन डिफाइंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन को आप चेक कर सकते हो अभी। तो कौन सा ऑप्शन, ये तो गलत ऑप्शन है, ये भी गलत, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि -1 इस रीज़न को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो अल्टीमेटली यहाँ से आपको ऑप्शन डी चूज करना होगा, ठीक है। समझ में आया, एकदम इजी क्वेश्चन था, लेकिन वही था कि एक बार वेरीफाई करना भी था इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अभी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, डोमेन ऑफ f(x) इक्वल्स टू √, माने स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है, एक स्क्वायर रूट फंक्शन है और कुछ ऑप्शन गिवन है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन में, ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन में सभी को पता है क्या होता है कि जो अंदर का टर्म है ना वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है, वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, माने आपका पॉजिटिव, ठीक है। अब ये वाला एक कंडीशन हमको मिला है, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी को आप ध्यान से देखो, क्या इस इनइक्वालिटी में मैं वेवी कर्व मेथड लगा के, ठीक है, वेवी कर्व मेथड लगाऊंगा तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और क्रिटिकल पॉइंट अगर मुझे मिल जाता है तो मैं रीज़न फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी को अगर आप अच्छे से देखोगे, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट ही मौजूद है। अब यहाँ से हम एक और कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं, जैसे देखो जो आपका डिनोमिनेटर है ना वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया है सबको। अभी आप देखो क्योंकि यहाँ से हमको दो कंडीशन मिल रहा है, ठीक है। पहला कंडीशन पे स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन होगा तो इस टर्म को, ये जो टर्म है ना इस टर्म को तो 0 से बड़ा होना ही है, और साथ में ये जो नीचे का टर्म है ना डिनोमिनेटर पार्ट वो भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि mod of x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2। अब इसका मतलब क्या है, अब मॉडुलस फंक्शन में जैसे फॉर एग्जांपल -2 भी अगर आप डालोगे आपको 2 मिलेगा, +2 डालोगे तब भी आपको 2 ही मिलेगा, ठीक है, दोनों ही वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो x का वैल्यू होगा वो ना ही -2 हो सकता है और ना ही +2 हो सकता है। इतनी बातें क्लियर हुआ, ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गया है। तो अभी आप देखो अभी हम ये जो पहला इनइक्वालिटी हमको मिला था ना इसको यूज करके क्या कर सकते हैं। तो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया, कुछ पॉइंट मिलेगा हमको, ठीक है। एक तो आपका -2, उसके बाद -1, उसके बाद 1 और उसके बाद 2, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 4 क्रिटिकल पॉइंट मिला है, ऑल्दो यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म है, ऐसा क्यों देखो। अब यहाँ पे
ये जो टर्म है ना, ये टर्म x का दो वैल्यूज़ के लिए 0 हो सकता है। x में आप 1 डालोगे तो 1 मिलेगा, 2 डालोगे 2 के लिए भी आपको क्या मिल रहा है, सॉरी -1 डालोगे तो उसके लिए भी आपको 1 ही मिल रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है। ठीक है, सेकेंड टर्म को तो यहाँ पे मैंने समझा ही दिया है, तो इसीलिए हमको यहाँ से 2 वैल्यू, यहाँ से 2 वैल्यू, माने टोटल 4 वैल्यूज आपको यहाँ से मिलेगा। क्लियर हुआ इतनी बातें? अगर इतनी बातें क्लियर हो गया है तो अभी आप देखो, ठीक है, अभी आप देखो, अब 2 से कोई भी बड़ा वैल्यू लोगे तो दोनों ही टर्म पॉजिटिव होगा, तो अनडाउटली यहाँ पे पॉजिटिव साइन हमको लिखना होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, हम यहाँ पे सर्कल भी ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि -2 और +2 इंक्लूड नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे मैं ओपन सर्कल, यहाँ पे भी ओपन सर्कल, क्योंकि 1 और -1 इंक्लूड हो सकता है, तो डार्क सर्कल या क्लोज सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है यहाँ तक? अब देखो 1 और 2 के बीच कोई सा भी एक नंबर, जैसे 1.5 के लिए ये आपका नेगेटिव होगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपको नेगेटिव मिल रहा है। -1 और +1 के लिए, -1 और +1 के बीच में 0 को डाल के देखो, यहाँ पे आपको ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। -2 और -1.5, -2 और -1.5 के बीच में आपको नेगेटिव मिल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, -2 से कोई भी बड़ा वैल्यू अगर आप लोगे, जैसे -5 के लिए यहाँ पे नेगेटिव, तो अल्टीमेटली आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। क्लियर हुआ इतनी बातें? ठीक है, अगर इतनी बातें क्लियर हो गया है तो अभी हम रीज़न को ढूंढते हैं। तो जो आपका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू -∞, -2, ठीक है, -2 इंक्लूड नहीं होगा, फिर यूनियन -1 तो +1, ये इंक्लूड होगा। क्यों इंक्लूड होगा वो भी बताया है यहाँ पे। और एक रीज़न है 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आया? अब देखो ऑप्शन, देखो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए तो गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी को चेक कर लो, ऑप्शन सी में ये वाला रीज़न है, ये वाला रीज़न भी है और ये वाला रीज़न भी है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लो एक, नहीं तो नोट कर लो, पॉज करिए वीडियो को। ठीक है, तो अभी हम आगे, तो इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम इस क्लास को खत्म कर देंगे आज। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन को बच्चों एकदम ध्यान लगा के देखो। ठीक है, एकदम पूरा फुल कंसंट्रेशन दे के देखो, उसके बाद क्लास बंद हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए, हमेशा के लिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो f(x) इक्वल्स टू √2/1 + sin x, माने यहाँ पे आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया है। ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन तो है ही, और साथ में ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी है। क्या निकालने के लिए बोला है? देन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे शायद ये डोमेन नहीं, यहाँ पे रेंज निकालने के लिए बोला है। ठीक है, देन रेंज ऑफ द फंक्शन इज। ठीक है, तो रेंज निकालना है हमें इस फंक्शन का। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी देखो स्क्वायर रूट फंक्शन होगा तो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट के अंदर में जो भी टर्म होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। इतनी बातें हमें पता है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 टर्म है। ठीक है, यहाँ पे 2 टर्म है, और इस टर्म को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस टर्म को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऐसे मैं क्यों बता रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे मैं कंडीशन क्यों यूज़ नहीं कर रहा हूँ वो आपको मैं अभी बताऊंगा। डायरेक्टली इसलिए मैं कंडीशन यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इन 2 टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो कुछ ना कुछ एक टर्म हमको मिलेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में छुपा के दिया है। ठीक है, अगर डायरेक्टली वो टर्म अगर दे देता तो इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं ये अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों से बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, एटलीस्ट आप लोगों से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया है ना। ठीक है, चलो अब ये जो टर्म है ना अंदर का, इस टर्म को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, 1 - sin x इंटू 1 + sin x। अब इस टर्म को अगर आप एलसीएम लोगे, इसको आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 2 को आप डायरेक्टली कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 को मैंने डायरेक्टली कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 - sin x और यहाँ पे 1 + sin x। ठीक है, 1 - sin x और 1 + sin x। अब देखो sin x कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, 2 × 2। ठीक है, तो ऊपर में 4 होगा, नीचे में देखो a + b × a - b फॉर्मेट आपको मिल रहा है आइडेंटिटी। 1 - sin² x आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, 1 - sin² x आप इसको लिख सकते हो। आप देखो 1 - sin² x को आप क्या लिख सकते हो, 1 - sin² x को आप cos, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 1 - sin² x को आप 4 अपॉन cos² x लिख सकते हो। यहाँ पे हाँ स्क्वायर रूट भी था, आपको स्क्वायर रूट भी देना है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इंक भी खत्म होने वाला है। ठीक है, अभी देखो, अब इसको आप 2 लिख सकते हो।
अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो एक्चुअली में जो फंक्शन था ना, ये एक्चुअली में ये वाला फंक्शन था 2/√ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, वो पॉइंट अगर आपको पता नहीं होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। वो पॉइंट अगर आपको पता नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको अगर आपने, ठीक है, इसको अगर आपने, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं प्लस माइनस एक्स लिख देते, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको बहुत सारे बच्चे प्लस माइनस एक्स लिख देते। ये नहीं हो सकता है बच्चों, ये क्यों नहीं हो सकता है? जैसे देखो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस सिचुएशन में आपको x का जो वैल्यू है ना, वो आपको +-2 मिल सकता है, मिल सकता है नहीं, वो आपको +-2 ही मिलेगा यहाँ से। ऐसा क्यों है? +-2 दोनों को अगर आप यहाँ पे रखोगे तो दोनों ही वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आप ये +-2 कब लिख सकते हो? जैसे देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। जब आप यहाँ पे x का वैल्यू निकालोगे तब आपको ऐसे मिलेगा, तो +-2, ठीक है। इसका मतलब +-2 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपको +-2 मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है? 2 है, एक्सपोनेंट 2 होगा तो दो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा ना इस इक्वेशन को। अब क्वेश्चन है, अगर ये +-x नहीं होगा तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? अभी आप सबको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर में कोई भी वैल्यू आप अगर लिख रहे हो तो वो वैल्यू नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव कहाँ से आएगा? है कि नहीं? स्क्वायर रूट के अंदर में कोई भी वैल्यू आप लिख रहे हो तो वो वैल्यू नॉन नेगेटिव होना चाहिए, वो तो मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना x, वो हमेशा एक्स स्क्वायर टू, चलो मान लो x का वैल्यू अगर नेगेटिव भी है, एक्स स्क्वायर का मतलब वो पॉजिटिव ही बन जाएगा ना। जैसे x का वैल्यू लेट्स से -1, तो -1 को स्क्वायर करोगे तो आपको 1 मिलेगा ना, +1, ठीक है, वहां पे दिक्कत नहीं है। लेकिन x का वैल्यू -1 हो ही नहीं सकता है, समझ में आया? x का वैल्यू -1 हो ही नहीं सकता है। तो इसका वैल्यू क्या है? तो इसको आप, इसका मतलब होता है मॉड ऑफ x। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, इसको बहुत अच्छे से याद रख लो, एकदम दिमाग में बैठा लो। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है, इट इज मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो अगर ये मॉडुलस ऑफ एक्स है तो यहाँ पे फाइनली 2 अपॉन आप क्या लिखोगे? कॉस ऑफ मॉड एक्स। क्लियर हुआ इतनी बातें? क्लियर हुआ इतनी बातें? 2 ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स। अब देखो 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब cos x, अब हमें इस फंक्शन का निकालना क्या है? इस फंक्शन का हमें रेंज निकालना है। और cos x का रेंज सबको पता है, ठीक है, cos x का रेंज सबको पता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना क्योंकि मेरा बोर्ड बहुत ही कुछ ज़्यादा छोटा है, बड़ा बोर्ड लेना होगा, ठीक है। जब तक बड़ा बोर्ड नहीं आता है इससे ही आप लोग एडजस्ट करो थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो जो cos x है ना, cos x लाइज इन बिटवीन -1 एंड +1, ये सबको पता है। जो cos x होता है वो 1 से छोटा होता है और -1 से बड़ा होता है, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे मॉड लगाओगे, अब मॉड का मतलब क्या होता है? नॉन नेगेटिव वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? मिनिमम वैल्यू आपका 0 हो सकता है। बात समझ में आया? ठीक है, तो मॉड ऑफ cos x का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू वही 1, ठीक है। अब देखो, अब मॉड ऑफ cos x का मिनिमम वैल्यू आपको पता है 0, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अब हमें इस फंक्शन का क्या निकालना है? इस फंक्शन का हमें रेंज निकालना है। अब देखो, तो इस फंक्शन का अगर रेंज निकालेंगे तो रेंज का y मिनिमम वैल्यू आपको कब मिलेगा? जब आप नीचे में मैक्सिमम वैल्यू लिखोगे तब आपको क्या मिलेगा? तब आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, ऊपर में तो आपका 2 है ही, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, तो नीचे में आप क्या लिखोगे? y मिनिमम के लिए यहाँ पे 1 लिखोगे, तो इसका आउटपुट आपको मिल रहा है 2, ठीक है, इतनी बातें। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए नीचे आपको क्या लिखना होगा? नीचे आपको मैक्सिमम वैल्यू लिखना होगा, सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू के लिए नीचे आपको मिनिमम वैल्यू लिखना होगा। मिनिमम वैल्यू कितना है? 0 है, ठीक है। और यहाँ से हमको इन्फिनिटी मिलेगा, माने अनडिफाइंड, ठीक है, मतलब कोई लिमिट नहीं, हमें पता नहीं है। तो यहाँ से हमको जो रेंज हो ना, वो रेंज क्या मिल रहा है? देखो, रेंज बिलोंग्स टू 2 इंक्लूड, क्योंकि 2 हमको मिल रहा है और इन्फिनिटी को आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को करवाया है,
ठीक है, वो ये है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 9 क्वेश्चन किया जो कि पहले जेई में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑड और इवन फंक्शन क्या है वो थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाऊंगा। ऑड और इवन फंक्शन मैंने पहले भी थोड़ा बहुत बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्यूबिक फंक्शन जब पढ़ाए थे ना, उन 2 वीडियोस में मैंने ऑड और इवन फंक्शन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, ऑड फंक्शन होने के लिए मतलब कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है, ऐसे। तो जो अगला वीडियो होगा, अगला वीडियो में हम लोग फिर से देखेंगे ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे, क्योंकि ऑड और इवन फंक्शन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है पहले। ठीक है, तो अगला वीडियो आने तक, ठीक है, जल्दी वीडियो आएगा। आप एक बार ऑड और इवन फंक्शन जो मैंने थोड़ा बहुत बताया था आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन और ये क्यूबिक फंक्शन में, ठीक है, उसको आप लोग थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं।